हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारी जीएस की मैराथन ले रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पिछला लेक्चर था हमारा, जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर किया था, उसमें आप लोगों ने जो प्रतिसाद दिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। बेसिकली अगर मैं अभी भी देखूं उस सेशन को, आप लोगों का वो जो सेशन मैंने कल लिया था, आप लोगों ने 54,000 प्लस व्यूज उसके ऊपर में कर दिए एक दिन के अंदर में। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हम लोग बीपीएससी जो टैग है उसके ऊपर में पूरे यूट्यूब के ऊपर में रैंक कर रहे थे हम, ठीक है। तो दानिश सर को, टीचिंग परीक्षा को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो पूरा सिर्फ टीचिंग परीक्षा, टीचिंग बिहार बीपीएससी टीचर नहीं, केवल बीपीएससी जो सिंपल टैग वर्ड है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके ऊपर में टीचिंग परीक्षा का वो वीडियो रैंक कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर मैं छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी सुकृति का भी मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है। ऋतु जी, आपकी बेटी से कहिए कि बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करे और अपने मम्मी का नाम रोशन करे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया यहाँ पर, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है। और जिन भी लोगों ने शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ वहाँ पर मैं आप लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और 700 से ज़्यादा लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है आपका, ठीक है, जो आर्टिकल आप लोगों का इस बारे में डील करता है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सबको दी जाएगी। समान न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क, निःशुल्क का मतलब होता है मुफ्त, कानूनी सहायता दी जाएगी आप लोगों को अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आपके आर्टिकल नंबर 39A के अंदर में दिया गया है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं यहाँ पर मैं इस आर्टिकल के बारे में, तो ये आर्टिकल ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल जोड़ा कब गया है, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है, आप बताओ, जब इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। तो ये आर्टिकल आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 1976 के अंदर में जोड़ा गया था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, क्योंकि इतने सारे चेंजेस किए गए थे इमरजेंसी के समय में, ठीक है। ये जो है आपका डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के। तो ये 39A उसी के बीच में आता है, 39 और 40 के बीच में आता है 39A। तो डीपीएसपी का पार्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से किसी भी तरीके से ये पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार राज्य के अंदर में किस प्रकार के, ठीक है, वन पाए जाते हैं आप लोगों के बिहार के अंदर में, ठीक है। डेसिडुअस, पर्णपाती, मिश्रित, एल्पाइन, उच्च पर्वतीय, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। देखिए फ्रेंड्स, उच्च पर्वतीय वन पाने का तो सवाल ही नहीं उठता आपका। अल्पाइन, आपको लगता है कि बिहार के अंदर में उच्च जो है, ठीक है, उच्च पर्वतीय जो है वो वन पाए जाते हैं करके आप लोगों के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कि भाई वहाँ पर्वतों प्रदेश है, आप तो जी पर्वत के ऊपर में आपका घर बसा हुआ है। अरे मैदानी इलाका है यार ज्यादातर वो, ठीक है, गंगा का मैदानी इलाका ज्यादातर है आपका, ठीक है। तो उच्च पर्वतीय तो सवाल ही नहीं उठता आप लोगों का, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी उठने का सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन, एक तो पहली बात तो ट्रॉपिकल रीजन नहीं है वो, आप लोगों का ट्रॉपिकल रीजन है नहीं ट्रॉपिक में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है बिहार, ठीक है। जो कर्क रेखा है, ठीक है, वो भारत के बीच में से जाती है यहाँ से ना, और बिहार आपका ऊपर में है उसके, ठीक है, बिहार उसके ऊपर में है, इतना भी ऊपर में नहीं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा ऊपर में है बिहार। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार पूरी तरह से कर्क रेखा के ऊपर में है, तो ट्रॉपिकल रीजन में है ही नहीं वो, ठीक है, टेम्परेट रीजन में है बिहार,
कर्क रेखा के ऊपर में आता है। और दूसरी बात, इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं होती वहां पर में कि एवरग्रीन सदाबहार वन रहे, यहाँ पर में हमेशा हरे भरे पेड़ रहे। वहां पर में डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पर्णपाती। अब ये पर्णपाती वन क्या होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कुछ जंगल ऐसे होते हैं हमेशा लहराते बल खाते हुए ऐसे ऐसे, बस ठीक है, हमेशा हरे भरे खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में, लाला लाला लोरी वाला, ठीक है, अपना मस्त पैकी। वो ऐसे वन होते हैं, ठीक है, सदाबहार वन, जिसमें कभी पत्तियां पूरी तरह से नहीं गिरती, वो हमेशा साल भर हरे भरे रहेंगे। और कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो बारिश के मौसम में, तो वर्षा के मौसम में, मानसून के सीजन के अंदर में तो मस्त पैकी जो है हरे भरे रहते हैं, लेकिन बाकी समय में वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, नंगू पुंगू हो जाते हैं, पर्णपाती वन। तो बिहार में जो पेड़ पाए जाते हैं वो मानसूनी वन है, ठीक है, मानसून टाइप के वन है, जो मानसून के सीजन में ज्यादातर हरे भरे रहते हैं और बाकी समय अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये याद रखना है, पर्णपाती वन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के अंदर में ज्यादातर पर्णपाती ऐसे वन जो आप लोगों के आपके मानसून वाले पेड़ है, ठीक है, इंडियन डेसिडियस या मानसून फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पर में, जो मानसून के सीजन के अंदर में हरे भरे रहते हैं ज्यादातर और बाकी समय में जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। नहीं, ऐसा एग्जाम की डेट अभी फिलहाल का तो इनोसेंट गर्ल ऐसा कोई जानकारी अभी तक फिलहाल में तो नहीं आई। अभी तो फिलहाल में ऐसा समझ के चलिए कि आप पहले हो जाएंगी करके, इतना जोर से पढ़ाई करो। चलिए, क्या बात है फ्रेंड, 1000+ लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 1800 से ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो सभी के सभी 1000 बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, विधान परिषद की, तो बिहार के अंदर में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्यों के अंदर में है विधान परिषद, कल मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना है कि विधान परिषद के अंदर में बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है, ठीक है, कितनी मतलब बेसिकली उसके अंदर क्षमता का मतलब बेसिकली कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो बिहार विधानसभा के अंदर में जो है फ्रेंड्स 75 है, और विधानसभा के अंदर में विधान सभा के अंदर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, विधानसभा के अंदर में है 243, ठीक है, 243। आपको पता है एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें से, झारखंड कब अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था आप लोगों का सन 2000 के अंदर में। तो 2000 से पहले, ठीक है, 2000 से पहले, ठीक है, बिफोर 2000, ठीक है, इसकी जो संख्या थी वो आप लोगों की 96 थी, 96 थी। फिर 96 से घटकर जो है ये यहाँ पर में आप लोगों की 75 हो गई, मतलब झारखंड के अलग होने के बाद में। मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन से राज्य है जहां पर में विधान परिषद पाई जाती है आप लोगों की, तो आप लोगों ने आंसर किया यूपी, ठीक है, बिहार, ऊपर के दो राज्य यूपी बिहार लूटने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है महाराष्ट्र, उसके नीचे का कर्नाटक, उसके बाजू का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये 6 राज्य है जहां पर में आप लोगों का विधान परिषद पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारे निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा वाला भाग है जो नगर पालिका से संबंधित है? नगर पालिका से हमारे भारत के संविधान के अंदर में आप लोगों को एक मिनट इसका पोल एंड कर देता हूं, पोल दे दो। हमारे भारत के संविधान के अंदर में फ्रेंड्स टोटल अभी आज के समय में आप लोगों ने याद रखना है कि 25 पार्ट है। ओरिजिनली 22 थे, हमने बढ़ा बढ़ा के 25 कर दिए हैं हमारे संविधान के भाग। भाग मतलब चैप्टर समझ लीजिए, अलग अलग चैप्टर, जैसे आपके बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं वैसे हमारे संविधान में अलग अलग चैप्टर है। तो नगर पालिका वाला चैप्टर का नाम नंबर कौन सा है? तो हमारे भारत के संविधान में टोटल भाग है आपके 25, उसमें से, ठीक है, पार्ट नंबर 9 या भाग नंबर 9 जो है आप लोगों का, भाग नंबर 9 ये पंचायत से डील करता है, पंचायत, ओके। और उसके बाद में आप लोगों का याद रखना है पार्ट, ठीक है, या फिर जिसको भाग आप लोग बोलते हो, ठीक है, 9A, ठीक है, 9A, और 9A को ऐसे भी लिखा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 9A, ठीक है, और इसको 9 को ऐसे लिखेंगे आप रोमन नंबर के अंदर में 9। तो 9A ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स नगर पालिकाओं से संबंधित है, आपका म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है, ये आप लोगों ने यहाँ पर में याद रखना है, ठीक है। शहरी निकाय, शहरी स्वशासन से संबंधित है। तो आप लोगों का जो आंसर है वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। कितने परसेंट लोगों ने? 72% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 1200 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। मेरे को आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मुझे वो कमेंट से आप लोगों से चाहता हूं कि आप बताइए कि पार्ट नंबर 9 कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया और भाग नंबर 9A कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन सा साल था जब ये भाग जोड़े गए, कौन से साल 9 को जोड़ा गया, कौन से साल 9A को जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये भी आप लोग मेरे को बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है।
पेड क्लास के अंदर में मैंने पूरा डिटेल के अंदर में नगर पालिका और आप लोगों को पंचायत वाला जो जितने कंसेप्ट आपके बन सकते हैं वो सबको आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको नींद में भी याद हो गया होंगे सब लोगों को पूरा का पूरा। इतने क्वेश्चंस कराए थे कि एक बार सिर्फ क्वेश्चंस कराया था, क्वेश्चन कराने में 1.25 घंटा लग गया था, 45 मिनट सिर्फ क्वेश्चन 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 की रिवीजन कराने में 45 मिनट्स लग गए थे नगर पालिका के, हाँ पंचायत के, पंचायती राज के। नाउ फ्रेंड्स, बराबर की जो गुफा है आप लोगों की, बराबर गुफा है, बराबर एक्चुअली बराबर की गुफा मतलब बराबर जो पहाड़ियां है ना आप लोगों की, बराबर, ठीक है, की गुफा है, किसके लिए इस्तेमाल की गई थी? कौन सा जो है पंथ है, कौन सा पंथ है हमारे भारतीय सभ्यता का या भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है उसका, जिसने इसका बराबर की गुफाओं का इस्तेमाल किया था आश्रय, आश्रम गृह के रूप में? तो बराबर की गुफाएं जो है फ्रेंड्स आपको गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिलेंगी, गया में। ओके, बराबर की गुफाएं, बराबर श्रेणी, उसमें कुछ गुफाएं बनाई गई है, गुफाएं बनाई गई है। ये गुफाओं का इस्तेमाल आजीविका पंथ के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, आजीविका पंथ। अशोका ने इसको दान में दिया था, अशोका जो था, अशोका जो था, ठीक है, उन्होंने दान में दिया था इसको, आजीविका पंथ को, आजीविका पंथ को। आजीविका पंथ क्या है? आजीविका पंथ एक नास्तिक पंथ है, नास्तिक पंथ था, भगवान में नहीं मानता था ये पंथ, ठीक है, ठीक है। मक्खाली गोशाला करके एक व्यक्ति थे, मक्खाली गोशाला, उन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी। उनका मानना था कि भाई आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब जो होना है वही होगा, आपके कर्म मैटर नहीं करते, आपके सुख दुख, ठीक है, वो आपके हाथ में है ही नहीं, जो होना है वही होगा। मतलब उनके अनुसार, मक्खाली गौशाला के अनुसार, मस्त पैकी जो है उनका एक घोष वाक्य था, ठीक है, ठीक है, ना कुछ हुआ है ना कुछ है होना, तो नाचो बचा के वीणा। मतलब बीपीएससी की तैयारी ना करो, ठीक है, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही भाई, पढ़ाई वढ़ाई क्यों करने की, है ना, मस्त पैकी आराम करो। ये आजीविका पंथ का मानना था। ओके, आजीविका पंथ जो है वो कर्म में विश्वास नहीं करता था, ना भगवान में विश्वास करता था। अशोका के जो पप्पा थे, ठीक है, बिंदुसार, वो इस पंथ को मानने वाले थे, तो अपने पप्पा की याद में उन्होंने जो है ये दान किया था आजीविका पंथ वालों को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोगों के यहाँ पर में। चलिए, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी आप लोगों को यहाँ पर में मिलते हैं, बराबर हिल्स जो कि गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों का। और यहाँ पर में आप लोगों को प्राकृत भाषा के अंदर में कुछ लिखी हुई मिली है, प्राकृत भाषा के अंदर में, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करके बहुत सारे कुछ इंस्क्रिप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अच्छा, पोल भी देना है? आप लोग इतना प्यार से कमेंट कर रहे थे ना, मैं कमेंट्स पढ़ने पढ़ने में आप लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है, आंसर्स में सब लोग एक्सप्लेन करके और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मैं कमेंट देना ही भूल गया कमेंट्स देखते देखते। ठीक है, तो बिहार की भूमि क्षेत्र का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.25, 2.25, 2.86, मोर देन वन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? अगर मैं बात करूं पूरा बिहार, पूरा भारत, ठीक है, तो बिहार का जो है, बिहार, केवल बिहार जो है आप लोगों का, उसका कितना प्रतिशत एक्वायर करता है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 2.86% जो है बिहार एक्वायर करता है पूरे के पूरे इसका, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछ सकते हैं। 1400 से ज्यादा लोगों ने पोल के अंदर में आंसर किया है और 88% लोगों का आंसर, 1500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं अब यहाँ पर में, 88% लोगों ने सही आंसर किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जिन लोगों ने भी सही आंसर किया है। तो आपको बेसिकली बोला क्या है, बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये बोला है आप लोगों को। तो इसका सिंपल सा मतलब जो अभी कुछ लोग समझ नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए आसान भाषा में मैंने बता दिया है आपको कि भाई 2.86% जो है आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। वैसे कितनेवें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है ये, भारत का कितनेवें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। देश में इतने सारे राज्य है, 28 राज्य है, उनमें से कितनेवें नंबर पे आता है बिहार, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। और जिनको नहीं पता उन लोग जो है पता करके बताएंगे मेरे को कि कितनेवें नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे या 13वें नंबर पे, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो है एक बार वो वापस से खुल जाए बुद्धि पूरी, ठीक है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? ये इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, ये करंट से भी रिलेटेड है ये टॉपिक। करंट अभी इसका मुद्दा चल रहा है तो एग्जाम में पूछा जाने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है आप लोगों की। ठीक है, बहुत अधिक संभावना बन जाती है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता रहेंगी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 4 और 4 समान है तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, याद करवाया था ना मैंने आप लोगों को, 4 + 4, ठीक है, 4 and 4। तो यहां पर मैं आप लोगों का ये है आपका समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि भाई सबके लिए समान कानून लागू होंगे। आपराधिक क्षेत्र में तो सबके लिए समान कानून लागू होते हैं, मतलब मान लीजिए आपने मर्डर किया और किसी और ने मर्डर किया, कोई भी धर्म का कोई भी जाति का हो, कानून तो समान रहेगा उसके लिए, आपराधिक कानून। लेकिन जो सिविल मैटर्स होते हैं आप लोगों के, जैसे शादी ब्याह के मामले, तलाक के मामले, वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी को 4 शादी करने का अधिकार है, किसी को 1 शादी करने का, किसी को 2, अलग अलग यहाँ पर में है। सबके शादियों के रीति रिवाज अलग है, डाइवोर्स के रीति रिवाज सबके अलग अलग है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता ये बोलता है कि भाई सबके लिए बिल्कुल पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा, हर चीज सब कुछ समान हो जाएंगी। ठीक है, सर अंकुर सर को सब प्रसन्न करते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तो प्रसन्न करना तो अच्छी बात है ना रीना कुमारी, जहां तक मेरी हिंदी है। प्रसन्न करना तो, प्रसन्न करने का मतलब होता है खुश करना। तो अंकुर सर को प्रसन्न कर रहे तो मैं उसमें क्या बोलूँ? करो आप उनको प्रसन्न, अच्छे से प्रसन्न करो, उनको खुश करो। कैसे खुश करते हो वैसे आप लोग? आर्टिकल नंबर 44 जो है संविधान का अनुच्छेद 44 में दिया गया है, ये आप लोग याद रखोगे, समान, ठीक है, नागरिक संहिता। बड़ा सा क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है। देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 उससे रिलेटेड सही नहीं है? कौन सा वाला सही नहीं है ये बताना है आप लोगों ने। पर अंकुर सर तुरंत चले गए, किसी को पता नहीं चला, पता ही क्या? अरे हो सकता घर में किसी ने बुला लिया हो कि दूध लेकर आ भाई, जल्दी मेहमान आए, इसलिए चले गए होंगे। आपको लग रहा गुस्सा होके चले गए, इंटरनेट चला गया होगा। इतना सोचते हो यार आप लोग डिटेल में जाकर, गुस्सा ही होके गए होंगे। हो सकता है कि कुछ और रीजन से गए, हो सकता है कि कोई स्पेशल वाला कोई आ गया हो अचानक से और उधर से आवाज आई तो उन्होंने फटाक से बंद करके दौड़ते भागते चले गए होंगे, अरे वाह आ गया करके। 16-17 साल की उम्र में ऐसे होता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, ठीक है, लड़के की बात कर रहा हूँ, और फोन बजा और आपने देखा कि आपकी क्रश का फोन है। पता है लड़का क्या करता है? फटाक से उन्हें उठ के फटाक से भागता है, ठीक है, और गैलरी में जाके बात करता है। घर वाले सोचते किसका फोन आया भाई, इतने स्पीड में भागा ये करके। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसने एलिमेंट्री एजुकेशन 86वें संविधान संशोधन के जरिए ही आपको पता है फ्रेंड्स कि आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया था, जो आपका शिक्षा का अधिकार है, यह आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में इसने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया। बिल्कुल, ये आर्टिकल नंबर 21 है आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है आपका। ठीक है, इट एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी यहां पर मैं आपका मौलिक कर्तव्य, ड्यूटी रुक गया यहां पर मैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ ऐड कर लिया। फंडामेंटल ड्यूटी मैंने पूरा पढ़ाया था, आप लोगों के लिए डाला है क्या यहाँ पर मैं? फंडामेंटल ड्यूटी वाला लेक्चर यहाँ पर मैं पेड में मैंने पूरा डाला हुआ है आप लोगों का। फंडामेंटल ड्यूटी पूरा समझ में आ गई, 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद करवाई थी मैंने। तो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ी गई, इसी के जरिए 86वें संविधान संशोधन के जरिए, जिसमें मुझे क्या बोला है, मतलब मुझे नहीं बोला अकेले को, आप सबको भी बोला, हम सबको बोला है। ठीक है, जब मेरे बच्चे होंगे तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करूं, स्कूल में भेजूं, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। ठीक है, स्कूल भेजो, और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सरकार उनके लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए। तो ये आर्टिकल नंबर 51A के अंदर में आपका 11वें नंबर की ड्यूटी जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला देखो, इट अमेंडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल नंबर 46। नहीं जी नहीं, आर्टिकल नंबर 45 को चेंज किया था उसमें।
इसने पहले जो था ना वो डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सरकार देने की कोशिश करेंगी, 45 में था वो, 45 के अंदर में। फिर बाद में उसको चेंज किया गया 45 के अंदर में कि भाई मतलब उसको डाल दिया गया आर्टिकल नंबर 21A में, और 45 में वहां लिख दिया गया कि 6 साल तक के बच्चों को हम लोग शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, एलिमेंट जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है आप लोगों का, और एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने जो 45 में लिखा था वो तो 21A में लिख दिया, तो अब 45 खाली हो गया, तो 45 में क्या करे, सोचे 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 क्या करे, तो फिर 45 में क्या कर दिया हमने, उसको मिटा दिया जो लिखा था पहले, उसके जगह पे क्या लिख दिया, पहले लिखा था वहां 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, अब तो दे दी ना 21A में, तो 45 में क्या लिखे, तो बोले अब 6 साल तक के जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, 6 के ऊपर वालों को तो 21A में दे दिया हमने, 6 साल तक के जो बच्चे रहेंगे उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 45 आर्टिकल नंबर 45 की विषय वस्तु को चेंज किया गया था, ना कि 46 के, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों का है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अरे यार 3000 से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चला। चलिए 1700 लाइक्स और 1700 प्लस लाइक्स और 3000 बच्चों के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला, क्योंकि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दिया है ये कमेंट करके बताइए। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को अभी समझाया, और जो लोग भी लेट जुड़े उनको बता दूं, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में आप लोग जुड़ सकते हो, DANISHSHEIKH, और टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है, वहां पर में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, देखिए अब तक जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर में 1000 बच्चों का डेटा मेरे पास में आया है और 49% लोगों ने आंसर किया है। आंसर जो है आपका होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था आपका 1976 के अंदर में, 1976 में। और ये जो आर्टिकल है आप लोगों का ये है 39A, ठीक है, 39A। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है मैंने, तो टाइम पर आ जाया करो। दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप लोग, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको तुरंत मिल जाए कि भाई कितने बजे की क्लास है आप लोगों की। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप लोगों का यहाँ पर में था, 1976 में था, आर्टिकल नंबर 39A है, ठीक है। याद हो गया सभी लोग, एक बार ये लिख दो ये जानकारी आप लोग। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे। एक ही संविधान संशोधन के जरिए बहुत सारे चेंज किए गए इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं जुड़ते प्लीज टाइम पे आ जाया करो, ठीक है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दो, वहां पर मैं बेल आइकन के ऊपर में बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके आपके एग्जाम के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संगठन, ठीक है, संघ, ठीक है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संगठन। अच्छा मुझे ये बताओ कि बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संगठन का ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या है बताओ जल्दी से, ब्रांड नेम, ठीक है। ये तो संस्था है, इसका ब्रांड नेम क्या है? किस नाम के तहत ये दूध बेचती है, ठीक है, किस नाम के तहत? जैसे अमूल एक ब्रांड नेम बन गया है, तो वैसे ही आप लोगों का क्या है, नंदनी एक ब्रांड नेम है आप लोगों का। ओके तो आपको बताना है कि इसका ब्रांड नेम क्या है, ये भी बताएंगे। और बिहार का यार आपको पता होना ही चाहिए, है ना, बिहार का तो बिल्कुल पता ही होना ही चाहिए आप लोगों को। तो देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो है वो 1983 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। कितने प्रतिशत लोगों ने आंसर किया ये भी देख लेते हैं एक बार। 38%, 39% लोग हो चुके हैं अभी 1500 में, ठीक है। 39% लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुधा डेयरी जो है आप लोगों की, ये बेसिकली बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन,
तो कोऑपरेटिव फेडरेशन के जरिए इसको जो है कॉमफेड भी बोला जाता है। ठीक है, कॉमफेड भी इसको बोलते हो आप लोग, कोऑपरेटिव फेडरेशन के ऊपर में कॉमफेड। सुधा डेयरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो सुधा ब्रांड नेम के साथ में इसको बेचा जाता है, सुधा के नाम से। ठीक है, सुधा, तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, जैसे अमूल है, ये क्या करता है, अलग अलग जो किसान होते हैं उनसे दूध लेता है पूरा का पूरा, उसको इकट्ठा करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है और फिर अमूल नाम के ब्रांडिंग के साथ में अलग अलग प्रोडक्ट को बेचता है। बिल्कुल वैसा ही बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन क्या करता है, जो किसान हैं, ठीक है, उन लोगों से दूध लेता है, जमा करता है और सुधा ब्रांडिंग के साथ में उसको बेचता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संगठन, जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है बिहार की, उसके अंदर में ये आता है। ठीक है, और 1983 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, 1983 में। सुधा के नाम, सुधा जो है बेसिकली आपका उसके ब्रांड नेम के साथ में इसको बेचा जाता है। ठीक है, चलिए। तो टीचिंग में राजवंश वाला एनिमेशन वाला वीडियो तो अच्छा लगा सर, चाहते तो और भी का ज़्यादा। चलो, अच्छा लगा ना आपको, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ आया वो एनिमेटेड वीडियोज़। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मैं आपको बताना है भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत मैथिली को, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। अब मैं एक क्वेश्चन इसके अंदर में, देखिए एक एक क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा हूँ आपको, तो एक से ज्यादा जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, हर एक क्वेश्चन के अंदर में। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि आपको बताना है कि मैथिली को जो अनुसूची में, ठीक है, भारत की आधिकारिक भाषा जो है संवैधानिक भाषा के अंदर में जोड़ा गया, तो आपको बताना है वो ईयर कौन सा था, ईयर कौन सा था, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाए तो भी आंसर आपका आना चाहिए। देखो बात क्या है, हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, कुछ शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पर में अनुसूची। ठीक है, अनुसूची, आपकी अनुसूची कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है टोटल 12 है। उसमें अनुसूचियों में होता क्या है, अनुसूचियों में लिस्ट दी होती है। जैसे पहली अनुसूची में राज्यों की लिस्ट दी गई है, लिस्ट बनानी जरूरी है कि नहीं, राज्यों का नाम और उनकी टेरिटरी पूरी दी गई है। दूसरी अनुसूची में कौन कौन किसको किसको कितनी कितनी सैलरी मिलेंगी वो दी गई है, सैलरी। ठीक है, जो भत्ते वगैरह वो सब दिए गए दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची के अंदर में कौन सी शपथ लेगा, कौन से पोस्ट के लिए कौन सी शपथ लेनी पड़ेगी वो दी गए है। चौथी अनुसूची में कौन से राज्य के लिए कितनी राज्यसभा की सीटें रखी जाएंगी वो दिया गया है आप लोगों का। ऐसी अलग अलग अनुसूचियां है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों की जो 8वीं अनुसूची है, 8th नंबर की अनुसूची, उसमें आपकी भारत के अंदर में जो भाषाएं हैं उनको दिया गया है। भारत के अंदर में जो आधिकारिक भाषा है उनको। ओरिजिनली कितनी भाषा थी, ओरिजिनली, अरे मैं आंसर ही लिखने लगा था। ठीक है, ओरिजिनली कितनी भाषाएं थी आपको बताना है ओरिजिनली। आज जो है आप लोगों की 22 भाषाएं है उसके अंदर में टोटल, बट ओरिजिनली 14 थी। मैथिली को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ओके। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में आप लोगों को बोला गया है कि भाई बहुत सारी जो भाषा है जो बाद में जोड़ी गई है, 14 को बढ़ा के 22 हो गई है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई। 1950 के अंदर में जब संविधान लागू हुआ तो केवल 14 भाषाएं थी, केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, सबसे पहली भाषा जो 1967 के अंदर में जोड़ी गई वो सिंधी थी, 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा सबसे पहले जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं दूसरी वाली बात, ठीक है, कि 1992 में कोंकणी मणिपुरी भाषा, मेती जो है मणिपुर की भाषा, और आपको पता है मेती और कुकी जो कम्युनिटी है उनके बीच में अभी मणिपुर के अंदर में हिंसा हो रही है। नेपाली भाषा को भी जोड़ा गया है, तो नेपाली भाषा जो है वो भी हमारे भारत की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, संवैधानिक भाषा में जोड़ा गया उसको। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ठीक है, इसको जोड़ा गया था आपका 2003 के अंदर में मैथिली भाषा को। ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ये सभी के सभी लिखेंगे, हर कोई बच्चा कमेंट में मेरे को ये लिखा हुआ चाहिए, मेरे को हर बच्चे से, हर एक बच्चे से चाहिए लिखकर, अगर आप चाहते हो आप लोगों को याद रह जाए हमेशा के लिए। 2003 में, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 92nd नंबर का जो आपका संवैधानिक संशोधन था उसके जरिए मैथिली भाषा को संविधान में जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है। बाद में 2011 के अंदर में क्या किया गया था, बस एक चेंज किया गया। उड़िया लिखते थे हम लोग पहले, ठीक है, उसको उसके जगह पे उड़िया किया गया। वो जो पहले उड़िया बोलते थे हम लोग पहले उसको, तो नाम चेंज हुआ था, तो स्पेलिंग में करेक्शन किया गया 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के जरिए। वो एक अलग मैटर है। आप लोगों के लिए मेन चीज है मैथिली। ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 सभी के सभी लिखेंगे, हर कोई बच्चा।
ठीक है, 59% लोगों का सही आंसर आया था। मुझे उम्मीद है कि आगे में भी आप लोग आगे आए, आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग सही आंसर करोगे। सभी लोगों ने लिख दिया ये चीज, ठीक है। अभी भी देख रहा हूं मैं, काफी सारे बच्चों ने लिखा नहीं है यहाँ पर। मैं सभी के सभी लोगों को लिखना है कमेंट के अंदर में। लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे सभी लोग लिखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। मैथिली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल 2003 ओरिजिनली कितनी थी? 14 थी। अब कितनी है? अब कितनी है? अब जो है आप लोगों की कितनी है? 22 भाषा है, और 8वीं अनुसूची के अंदर में ये भी याद रखना है आप लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया। इसी क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का जो है फ्रेंड 2000 प्लस लाइक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 73rd नंबर का संविधान संशोधन और 74वें नंबर का संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों 1992 के अंदर में आप लोगों के जो है पास हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन। जो आपका 73rd वाला है ये पंचायत से डील करता है, पंचायत, पंचायती राज या पंचायत से डील करता है। और 74th वाला नगर पालिका से, नगर पालिका से, ठीक है, नगर पालिका से। आप लोगों से बेसिकली यहां पर में क्या पूछा गया है? आप लोगों से बोला गया है यहां पर में कि आप लोग बताइए कि 74th नंबर का जो संविधान संशोधन था ये लागू कब हुआ। ये भी आपको याद करवाया था मैंने, 73rd 74th पूरा पढ़ाया है, पूरा डिटेल में, ठीक है। 73rd 74th पूरा डिटेल में आप लोगों को याद करवाया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो टीचिंग परीक्षा चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी जरूर दबा देंगे आप लोग, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स 74वें नंबर का संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं, 73rd पहले बता देता हूं आप लोगों को। ये जो है आपका 1992 में हुए थे दोनों के दोनों पास। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 में। और ये लागू हुआ था आप लोगों का 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ये लागू की बात कर रहा हूं मैं, लागू की बात। लागू कब हुआ था? ठीक है, लागू, लागू इंप्लीमेंट कब हुआ था? तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1993 को। तो कितने, 55% भी नहीं, कितने, केवल 30% लोग हो चुके हैं यहाँ पर में। 30% लोग अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में 31 हो चुके हैं वापस से। हाँ 31% लोग हो चुके हैं जिन्होंने आंसर सही किया है। 31% लोगों ने, ठीक है, केवल 31% लोगों ने आंसर सही किया है इसका। बेबूजा भी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू आपको। ठीक है, चल। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था आपका? तो 1 जून 1993 को हुआ था, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज, अच्छा अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर में जो आर्टिकल्स है 74th संविधान संशोधन के अंदर में आर्टिकल्स कहां से कहां तक है आप लोगों के, तो आपको याद रखना है आप लोगों के, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243, ठीक है, पी से लेकर आर्टिकल नंबर 243 जेड जी तक, आर्टिकल नंबर 243 पी से लेकर आर्टिकल नंबर 243 जेड जी तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, ये आर्टिकल्स आप लोगों के किससे रिलेटेड है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या म्युनिसिपैलिटी से, अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है आप लोगों के, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर में 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें 18 फंक्शन है, टोटल 18 फंक्शन है आप लोगों के, ठीक है, ओके, 18 फंक्शन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूची और अनुच्छेद में क्या फर्क है? अनुसूची जो है वो संविधान के लास्ट में जोड़ी गई कुछ लिस्ट है, जो लास्ट में जोड़ी गई है, बीच में रख नहीं सकते थे तो लास्ट में कुछ लिस्ट जोड़ी गई है। और वही अनुच्छेद जो होते हैं वो आप लोगों के एक एक पॉइंटर्स है। पहला पहला अनुच्छेद आर्टिकल, उसमें कुछ बात बोली गई है, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, ठीक है। इस तरीके से अनुच्छेद, छोटे छोटे से अनुच्छेद है, छोटे छोटे से पॉइंटर्स है, ठीक है, 1 2 3 4। और अनुसूची 12 ही है जो लिस्ट है। अनुसूची मतलब लिस्ट, जो संविधान के लास्ट में जोड़ी गई लिस्ट है। और अनुच्छेद मतलब पॉइंट्स, जो आपके हर पॉइंट्स में कुछ ना कुछ लिखा गया है, कि पता रहे कि भाई कौन से, मतलब जो बात लिखी गई है वो कौन से पॉइंट में लिखी गई है इसमें। चलिए, तो इसके अगर हम लोग बात करें यहां पर में,
ठीक है 7.67, ठीक है 7.76% जो है आप लोगों का, ठीक है आप लोगों का जो है यहाँ पर में ये आंसर हो जाएगा 7.76%। तो पूरे बिहार का अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ठीक है यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार भी fsi.nic.in के अनुसार भी आप लोग देख सकते हो कि भाई जो टोटल एरिया है पूरा बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है पूरे जमीन का जितना भी बिहार के ऊपर में जमीन है उसका 7.76% जो है आप लोगों का ये फॉरेस्ट कवर है बिहार के अंदर में। तो 7.76% ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सा मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आप लोगों को बिहार की मतलब जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है सरकारी वेबसाइट है उससे आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। ओके चलिए अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार की आप लोगों का है फ्रेंड्स, बिहार का आप लोगों का है 7.76%। लेकिन अगर मैं पूरे भारत की इंडिया की बात करूं कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है कुछ अति होशियार लोग होते हैं उनको जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ना, उन लोगों को एक्सप्लेनेशन काम नहीं आता, उन लोगों को उनको लगता है क्वेश्चन क्वेश्चन करके वो लोग जो है, ठीक है ठीक है उनको बस क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे वो, और क्वेश्चन क्वेश्चन करके वो जो है वो पास हो जाएंगे। और ऐसे ही लोग रहते हैं जो अति होशियारी के कारण पीछे रह जाते हैं, अपना खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, बाकी लोगों का भी नुकसान करते हैं और अपने घर वालों का भी नुकसान करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इंडिया का अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का, तो 24.62%, ये याद रखना आप लोगों ने 24.62% जो है ये हमारा ज्योग्राफिकल पूरे इंडिया का है ये यहाँ पर में, ठीक है ये याद रखेंगे आप लोग 24.62% इंपॉर्टेंट है, ठीक है 24.62%। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट जो है ये भी याद रखेंगे आप लोग क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टारगेट कितना है। तो टारगेट है 33.33% का, कि 33.33% हम लोगों को कम से कम फॉरेस्ट कवर करना है, 1/3, ठीक है 33.33% जो है ये आप लोगों को करना है। ओके चलो तो ये पॉइंट था आप लोगों का। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है ये बताएंगे आप सभी लोग। दो घंटे की क्लास लीजिए रोशनी प्रिया जी, बिल्कुल लेंगे आगे में भी, संडे को लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है कुल साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं कुल साक्षरता दर की बात करूं बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर जो है वो आप लोगों की है 61.8, ठीक है या 61.8000 पॉइंट के बाद तो कितने भी जीरो लगा दो, आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 61.8 जो है ये साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.2 है, और महिला साक्षरता दर की बात करूं तो 51.5 है आप लोगों की, ठीक है महिलाओं की। तो आप लोग किस में आते हो, 71.2 में आ रहे हो या 51.5 के अंदर में आ रहे हो, आप लोग आंसर कर दीजिए यहाँ पर में, ठीक है ताकि यहाँ पर मैं आप लोगों का याद हो जाए आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बता देंगे कि आप 71.2 में हो या 51.5 में हो, आप लोग क्या 61.8 में हो या बचे हुए जो है उसमें हो, आप वो भी बता देंगे आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए यहाँ पर में, ठीक है ठीक है चलिए। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने याद कर लेना है, आप लोग कमेंट कर दोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि भाई आप कितने इसके अंदर में आ रहे हो। तो टोटल जो है यहाँ पर मैं बोला था कि कुल साक्षरता दर कितनी है, तो कुल साक्षरता दर जो है 61.8 है यहाँ पर में, ठीक है 61.8 है, ये भी आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके अलावा अगर पुरुष की पूछ लिया जाए, केवल और केवल पुरुषों की पूछ लिया जाए, तो वो भी आप लोग बता सकते हो कि पुरुषों की जो है 71.20 है आप लोगों का, ठीक है 71.20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। गुड। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स बिहार के अंदर में बिहार का लिंग अनुपात कितना है, तो ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि बिहार के अंदर में हर 1000 लड़कों के ऊपर में कितनी लड़कियां है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो हर 1000 लड़कों के ऊपर में 918 जो है वो लड़कियां है, तो लिंग अनुपात 918 है।
लेकिन फ्रेंड्स एक शिशु लिंगानुपात भी पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे उनका, तो शिशु लिंगानुपात के अंदर में अगर 1000 छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 1000 छोटे बच्चे हैं, तो उनके ऊपर में जो है 935 बच्चियां है, ठीक है, उनके लिए, उनके हिसाब से। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हर 1000 छोटे बच्चों के ऊपर में 935 है। तो शिशु लिंगानुपात बोले तो 935 और संपूर्ण बोले आप लोगों से तो 918। तो ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है, याद रहेगा ये चीज आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे छोटा जिला है? ठीक है, चंपारण, कैमूर, शिवहर, अररिया। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बता दूं आपको कि बिहार की जो हेडमास्टर वाली एग्जाम थी उसके अंदर में भी आया था ऐसा ही एक क्वेश्चन, सबसे छोटा जिला पूछा गया था उसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे एरिया के हिसाब से, उसमें बोला गया था ऐसा कि एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है। बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करेंगे आप लोगों की कि सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, तो आपको याद रखना है कि शिवहर जो है आपका, ये जो शिवहर है ये सबसे छोटा जिला है, लैंडलॉक्ड है, नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता शिवहर, सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा यही की है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप लोग आंसर क्या करोगे ये भी बताइए आप लोग। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। ओके, एरिया वाइज सबसे छोटा है आप लोगों का। सबसे कम जनसंख्या कहां पर में रहती है? सबसे कम जनसंख्या, सबसे छोटा शिवहर है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या रहती है आप लोगों की शेखपुरा के अंदर में, सबसे कम जनसंख्या। छोटा ये है लेकिन सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में रहती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। मैंने आपसे पूछा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण आपका, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर मैंने आपसे बोला है कि सबसे कम जनसंख्या जो है यहाँ पर मैं आप लोगों की शेखपुरा में रहती है, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर में रहती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में रहती है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में रहती है। सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। तो ये आपको 4 पॉइंट जो मैंने बताया वो आप लोगों ने याद रखने हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को यहाँ पर मैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, वो आप लोग बताएंगे मुझे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो 96978844 इस नंबर के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर 7611101101 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा का ऐप जो है वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोगों को, ठीक है, सारी चीजें वहां पर में मिल जाए। अब मैं आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसके आप लोग आंसर्स करोगे फ्रेंड्स। आपको बताना है कि बिहार के अंदर में फॉरेस्ट कवर कितना है, बिहार में फॉरेस्ट कवर वनाच्छादित क्षेत्र जो है वो कितना है, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, कितना प्रतिशत है, और पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे इंडिया में, ठीक है, फॉरेस्ट कवर कितना प्रतिशत है ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पर में जल्दी जल्दी से। आपको बताना है बिहार में, ठीक है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में रहती है, कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, कौन सा जिला है बिहार में सबसे कम जनसंख्या, कौन से जिले के अंदर में, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे सभी के सभी लोग। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है, आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। ओके जी, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के जो आप लोग बताओगे। इसके अलावा आप मुझे बताओगे कि बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार में, ठीक है, जो शिशु लिंगानुपात है आपका, ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार में, शिशु लिंगानुपात कितना है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों ने आंसर्स करने हैं कमेंट के अंदर में। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी के सभी लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर के अंदर में भी मिलते रहे और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहो। टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में जितने भी वीडियोस रखे हुए बिहार से रिलेटेड आप लोग उसको भी अच्छे से कर सकते हो फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग कीजिए ताकि और ज़्यादा जो है आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके,
रिवीजन करते रहिए। संडे के दिन हम लोग देखते हैं बड़ा एक मैराथन सेशन करेंगे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जुड़ जाइए, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग जुड़ सकते हो, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस की लिंक्स आप लोगों को डायरेक्टली या नोटिफिकेशन आप लोगों को डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये सारे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, जैसे ही मैं बंद करूंगा वैसे ही सारे के सारे लोग क्या करेंगे, एक साथ जो है सारे के सारे लोग लिख देंगे। मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, मैं देखूंगा यहाँ पर मैं आप लोगों का। चलो बाय।